राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनामिस। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि राजस्थान अध्ययन जो कि कक्षा 9 की किताब है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज से हम लोग जो है राजस्थान अध्ययन शुरू करने वाले हैं, और वो भी कक्षा 9 से। ये पहले की जो चलती थी बुक वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो न्यू एडिशन आया है वो पढ़ेंगे। तो आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है राजस्थान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, 1 से 26 पेज तक है। ये सबसे बड़ा चैप्टर यही है, राजस्थान का भौतिक पर्यावरण। उसके बाद में है राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान में लोक प्रशासन और जल संरक्षण आज की आवश्यकता। तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक दिन के अंदर हम जो भी पढ़े वो टॉपिक पूरा करें। तो इस तरीके से ये 4-5 दिन लगेंगे पहले चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। देखो राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं इसको। एक परिचय, राजस्थान का इतिहास हमारी गौरवमयी धरोहर है, जिसमें विविधता के साथ निरंतरता है, परंपराओं और बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां मिट्टी का कण कण यहाँ के रणबांकुरों की विजय गाथा का बयान करता है। देखो मैं जहां आपको लगेगा कि नोट्स बनाना है वहां पे बताऊंगी, आप उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, वहां से नोट्स बना लीजिएगा। साथ के साथ यहाँ के शासकों के मातृभूमि की रक्षा हेतु सहर्ष अपने प्राणों को आहुति दी है। कहते हैं राजस्थान के पत्थर भी अपना इतिहास बोलते हैं। यहाँ पूरा संपदा का अटूट खजाना है। यहाँ का प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र की छटा है, कहीं प्राचीन संस्कृतियों के प्रमाण है, कहीं प्रस्तर प्रतिमाओं का शैल्पिक प्रतिमान, तो कहीं शिलालेखों के रूपों में पाषाणों एवं उत्कीर्ण गौरवशाही इतिहास, कहीं समय का ऐतिहासिक बखान करते प्राचीन सिक्के, तो कहीं वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रतीक है। उपासना स्थल, भव्य प्रसाद, जो महल होते हैं, भव्य प्रसाद, अभेद दुर्ग, जीवंत स्मारकों का संगम आदि राजस्थान के कस्बों, शहरों और उजड़ी बस्तियों में देखने को मिलता है। राजस्थान के बारे में यह सोचना गलत होगा कि यहाँ की धरती केवल रण क्षेत्र रही है। सच तो यह है कि यहाँ तलवारों की झंकार के साथ भक्ति, आध्यात्मिकता का मधुर संगीत सुनने को मिलता है। यहाँ लोक परक संस्कृति चेतना अत्यंत गहरी, मेले एवं त्योहार यहाँ के लोगों के मन में रच बसे हैं। लोक नृत्य, लोकगीत राजस्थानी संस्कृति के संवाहक है। राजस्थानी चित्रशैलियों में श्रृंगार, सौंदर्य, साथ लौकिक जीवन की भी सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। तो ये इस पैराग्राफ में इसकी राजस्थान की विशेषता बता रहे हैं कि यहाँ पे राजस्थान की जो है संस्कृति, राजस्थान में क्या क्या देखने को मिलता है। गौरव में इतिहास देखने को मिलता है, जहाँ के जो वीर गाथाएं सुनने को मिलती है, इसकी संस्कृति देखने को मिलती है। संस्कृति में लोकगीत, अलग अलग तरीके के लोक नृत्य, भाषा शैली। कहते हैं कि राजस्थान में पग पग पर भाषा बदलती है। पग पग पर आपको 1-2 किलोमीटर के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर चेंज होता है। तो मैं तो बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मैं राजस्थान में हूँ। यहाँ के अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है। राजस्थान की यह मरुभूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली रही है। यहाँ कालीबंगा, आहड़, बेहराट और बागोर, गणेश्वर जैसी अनेक पाषाणकालीन, सिंधुकालीन और ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ है, जो राजस्थान की इतिहास की प्राचीनता सिद्ध करती है। इन सभ्यता स्थलों में विकसित मानव बस्तियों के प्रमाण मिले हैं, जो इसके अंदर ही सभ्यताएं बताई हुई है। आहड़, बेराट, बागोर, गणेश्वर, इनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को 110% मिलता ही मिलता है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। बागोर, यहाँ बागोर जैसे मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन इतिहास की उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं। देखो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप नोट्स बना सकते हो कि जो बागोर है वो कैसा स्थल है। तो मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन जो है स्थल है बागोर। कालीबंगा जैसे विकसित सिंधुकालीन स्थल, तो कालीबंगा कैसा है, सिंधुकालीन स्थल है। वहीं आहड़
और गणेश्वर ताम्रकालीन सभ्यताएं भी पनपी है। जैसे कि गणेश्वर को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, और जो है आहड़ के अंदर सबसे ज़्यादा ताम्र युगीन सभ्यता बोलते हैं जिसको, आहड़ को। आर्य और राजस्थान का क्या संबंध रहा है? देखो, मरुधरा की सरस्वती और द्वेषवती जैसी नदियां आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है। ऐसा माना जाता है कि यहीं से आर्य बस्तियां कालांतर में दोआब आदि स्थानों की ओर बढ़ी। कहाँ से? जहाँ से सरस्वती और द्वेषवती नदियां निकली, वहीं आर्यों की बस्तियों की शरण स्थली रही। और ऐसा माना जाता है कि आर्य बस्तियां कालांतर में इन दोआबों के स्थान के आगे बढ़ी थी। इंद्र और सोम की अर्चना में मंत्र की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को संभवतः इन्हीं नदी घाटियों में निवास करते हुए हुआ था। ऐसा अनुमान लगाया जाता, देखा तो किसने है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि यहीं से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महाभारत और पौराणिक गाथाओं से प्रतीत होता था कि जांगल, देखो जांगल प्रदेश पहले किसको बोलते थे? बीकानेर, मरुकांतर, मारवाड़ आदि। देखो इंपॉर्टेंट है, जांगल प्रदेश, बीकानेर और मरुकांतर, मारवाड़ को आदि भागों से बलराम और कृष्ण गुजरे थे, और जो आर्यों की यादव शाखा से संबंधित थे। तो आर्यों की यादव शाखा से कौन संबंधित थे? बीकानेर और मारवाड़। बलराम और कृष्ण गुजरे थे यहाँ से। जनपदों का युग, नेक्स्ट है जनपदों का युग। आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय होता है, जहाँ से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती है। सिकंदर के अभियानों से आहत तथा अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षित रखने को उत्सुक दक्षिण पंजाब की मालव, सिवी और अर्जुनाइन जातियां, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी। देखो दक्षिण में क्या कौन कौन सी? पंजाब की मालव, शिवी और अर्जुनाइन जातियां थी। अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई और सुविधा के अनुसार यहाँ बस गई। कौन कौन सी आई थी? बाहर से आई थी। देखो मालव आई थी, सिवी आई थी और अर्जुनाइन ये बाहर से आई थी और यहीं पे रहने लगे। इनमें भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद नगरी, सिवी जनपद, अलवर का शाल्व जनपद प्रमुख है। तो इम्पोर्टेंट है, भरतपुर का तो कौन सा है? राजन्य। मत्स्य जनपद, भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद। नगरी का सीवी जनपद, नगरी का कौन सा? सीवी जनपद। और अलवर का साल्व जनपद प्रमुख है। इसके अतिरिक्त 300 ईसा पूर्व 300 ईस्वी के मध्य तक मालव और अर्जुनाइन योद्धे की प्रभुता का काल राजस्थान में मिलता है। तो किससे? 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य कौन कौन सी जातियां? मालव, अर्जुनाइन और योद्धे की प्रभुता राजस्थान में मिलती है। देखो रे, राजन्य आपने नहीं पढ़ा होगा, मत्स्य पढ़ा होगा, लेकिन राजन्य आपने नहीं पढ़ा होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, राजन्य जनपद, भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। कालांतर में यह अजमेर, टोंक तथा मेवाड़ क्षेत्र में फैला। तो मालव की शक्ति कहाँ पर थी? मालव जनपद किस में आता है? टोंक, जो कि वर्तमान में है अजमेर, टोंक। पहले ये जयपुर के निकट था, जयपुर के अंदर आता था। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भरतपुर से लेके बिल्कुल यहाँ तक। भरतपुर अलवर प्रांत अर्जुनाइन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। देखो अर्जुनाइन जातियां कहाँ निवास करती थी? भरतपुर और अलवर के अंदर। कौन सी? अर्जुनाइन। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। योद्धे के अंदर उत्तरी राजस्थान में क्या आ गया? गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ पहले योद्धे प्रदेश में आते थे। उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति तो नष्ट करने में सफल हुए थे, जो रुद्रदामन के लेख से स्पष्ट होता है। तो ये किससे स्पष्ट होता है? रुद्रदामन के अभिलेख से। रुद्रदामन के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि योद्धे प्रदेश में कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे। योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था, जो लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी के काल में राजस्थान के केंद्रीय भाग में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार था, परंतु योद्धे मालवों के यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिलने लगा। देखो पहले कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म, लेकिन बाद में किसके? योद्धे और मालवों के आने में ब्राह्मण धर्म का प्रोत्साहन मिला और बौद्ध धर्म के हास के चिन्ह दिखाई देने लगे। किसके आने के बाद में? योद्धे और मालवों के आने के बाद में। गुप्त राजाओं ने इन जनपदीय गणतंत्रों को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए
रखा। ये गणतंत्र हूण आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए। कौन? हूण आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए। अंततः 6ठी शताब्दी आते आते यहाँ से सदियों से पनपी गणतंत्रीय व्यवस्था सर्वदा के समाप्त होगी। कौन? जो यहाँ पे जो योद्धे और जो मालव थे, वहाँ पे किसका आक्रमण हुआ? बाद में हूणों का। देखो पहले बौद्ध थे, बौद्धों के बाद में आए योद्धे। यहाँ पे योद्धे जनपद, योद्धे और मालवों का अधिकार हो गया। जो योद्धे में गंगानगर, हनुमानगढ़ और टोंक, मालव टोंक के अंदर था। तो इसके अंदर उसके बाद में बौद्धों का तो कम होते गया और ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित होने लगे। उसके बाद में 6ठी शताब्दी आते आते क्या हुआ? वहाँ पे हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों का आक्रमण होने के बाद में वहाँ पे इनका बिल्कुल ही 6ठी शताब्दी आते आते तो इनका सर्वदा के लिए ये समाप्त हो गए। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? राजस्थान और मौर्य। अब पढ़ेंगे हम मौर्य और राजस्थान। मौर्य और राजस्थान देखते हैं। राजस्थान के कुछ भाग मौर्यों के अधीन या प्रभाव क्षेत्र में थे। अशोक का बैराट शिलालेख तथा उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रीति द्वारा बनाए गए मंदिर मौर्यों के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। जो कि बैराट जयपुर के अंदर है, कोटपुतली बहरोड के अंदर आने लग गया ये अभी तो। कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जन ग्रंथों से अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला चित्रांगद तालाब मौर्य का बनाया हुआ है। तो चित्तौड़ का किसने बनाया? चित्रांगद मौर्य ने। चित्तौड़ से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राजमान का जो मौर्य वंशी माना जाता है। कौन माना जाता है? मानसरोवर नामक तालाब है चित्तौड़ से कुछ दूरी पर, वो मौर्य वंशी माना जाता है। विक्रम संवत 770 का शिलालेख कर्नल टोड को मिला, जिसमें महेश्वर, भीम, भोज और मान के ये 4 नाम क्रमशः दिए गए। कौन कौन से दिए गए हैं? महेश्वर, भीम, भोज और मान। ये जो कर्नल टोड को शिलालेख मिला उसमें ये 4 नाम दिए गए, महेश्वर, भीम, भोज और मान। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी। कोटा के निकट कंसवा के शिवालय से 795 विक्रम संवत का शिलालेख मिला, जिसमें मौर्य वंशी राजा धवल का उल्लेख किस में मिलता है? कोटा के कंसवा शिलालेख में 795 ईस्वी का। तो इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कोटा का कंसवा शिलालेख में कौन से मौर्य वंशी राजा का उल्लेख मिलता है? तो किसका मिलता है? राजा धवल का, और 795 विक्रम संवत का है। मौर्य का राजस्थान में अधिकार और प्रभाव स्पष्ट होता है इन्हीं प्रमाणों के आधार पर। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विघटित होने लगी। इस युग में भारत में अनेक नए जनपदों का उदय हुआ। राजस्थान में भी अनेक राजपूत वंश अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। इसमें मारवाड़ के प्रतिहार और राठौड़। मारवाड़ में कौन कौन थे? देखो, प्रतिहार और राठौड़। मेवाड़ में गुहिल। सांबर के चौहान, आमेर में कछवा और जैसलमेर के भाटी इत्यादि प्रमुख थे। शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का राज्य था और फिर वही राज्य आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हुआ। लगभग इसी समय सांबर के चौहान राज्य की स्थापना हुई और धीरे धीरे वह राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया। 5वीं और 6ठी शताब्दी में मेवाड़ के और आसपास के भूभाग में गुहिलों का शासन स्थापित हुआ। तो मेवाड़ में गुहिलों का शासन कब स्थापित हुआ? 6ठी शताब्दी में। और 6ठी शताब्दी में ही मंडोर में प्रतिहारों राठौड़ों का आधिपत्य स्थापित। 10वीं शताब्दी में अथूना आबू में परमार शक्तिशाली बने। तो आबू में परमार कब आए? 10वीं शताब्दी के आसपास। 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास जालोर, रणथंभौर और हाड़ौती के चौहान पुनः अपनी शक्ति संगठित किया, परंतु उसका कहीं कहीं विघटन भी होता रहा। तो ये हमने राजस्थान का अन्य जैसे मौर्य हो गया और आर्यों के साथ में संबंध देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
राजस्थान का नामकरण। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, और जैसे जैसे मैंने बोला वो पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा और एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें नोट करते रहिएगा। तो ये अपने फर्स्ट चैप्टर का जो है आर्यों का राजस्थान के साथ और मौर्यों का राजस्थान के साथ संबंध देखा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।